जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और चूंकि आज से हम अकाउंटिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसे लोग बोलते हैं टैली, है ना? टैली वगैरह बोलते हैं ना आप लोग जी। तो कुछ बात पहले मैं बताना चाहूंगा कि टैली एक सॉफ्टवेयर है। क्या है? सॉफ्टवेयर। कैसा सॉफ्टवेयर है? तो सॉफ्टवेयर दो टाइप के होते हैं। एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये होता है सॉफ्टवेयर का। एक ऐसा सॉफ्टवेयर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, ठीक है। और किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? तो इसका यूज अकाउंटिंग को मेंटेन करने के लिए किया जाता है, इसलिए बोलते हैं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। बोलते हैं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में बहुत सारे आते हैं। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं। टैली आ गया, बीजी आ गया, और एक और आता है सैप, जो फॉरेन वगैरह में यूज होता है, जिसको बोलते हैं सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट। क्या नाम है? सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट। सैप है, क्योंकि सॉफ्टवेयर काफी कॉस्टली होता है और अपने साइड में यूज ज्यादा कम है, रेयर है अपने साइड में। नहीं तो इसका भी यूज है, बाहर लोग टैली पे नहीं वहीं पे काम करेंगे, सैप पे। क्या नाम है उसका? सैप, सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट। और क्या है पढ़े है? बीजी। और एक क्या है? और हमें ये दोनों पढ़ना है, बीजी और टैली। फिलहाल में हम टैली के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। टैली तो सॉफ्टवेयर है। बेसिकली हमें पढ़ना क्या है सबसे पहले? इसके बारे में, अकाउंटिंग के बारे में, कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में, अकाउंटिंग के बारे में, कि अकाउंटिंग है क्या, इसके बारे में समझना, इसका पूरा डिटेल, ड्रॉबैक्स या इसके एडवांटेज जो भी है, पढ़ने के बाद हम इसकी एंट्री कैसे हम टैली सॉफ्टवेयर पे करेंगे ये सीखेंगे। यानी पढ़ना हमें क्या है? अकाउंटिंग के बारे में। समझ आ गया ना? पढ़ना सबसे पहले क्या है? अकाउंटिंग के बारे में। अब इसकी अकाउंटिंग अगर आपको आ गई, पढ़ लिया, समझ गए, तो अब इसकी एंट्री कैसे हम बीजी करेंगे, कैसे टैली करेंगे, ये होता है। अब बीजी करेंगे तो लोग कहते हैं बीजी पढ़ रहे हैं, टैली करेंगे तो लोग कहते हैं टैली पढ़ रहे हैं। समझ आई बात ना? देखिए पढ़ना क्या है मेन आपको पहले अकाउंटिंग। और स्टार्टिंग होगी हमारी अकाउंटिंग से ही, अकाउंटिंग क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट होंगे उसके कुछ टर्म्स जो अकाउंटिंग जैसे जो जो शब्द आप यूज करते हैं उस अकाउंटिंग के भीतर, उन शब्दों को पहले हम डेराइव करेंगे, समझेंगे, जानेंगे, तो पढ़ेंगे। उसके बाद हम आगे काम करेंगे। जैसे नॉर्मल वे में अगर ले लीजिए तो आप क्या करते हैं कि कोई चीज सीखना होता है, कोई भी बुक पढ़ते हैं तो उसमें वर्ड मीनिंग को जानते हैं ना कि वर्ड शब्द का क्या मतलब है। कोई भी लाइन ट्रांसलेट तो कर पाते हैं जब उन शब्दों का मतलब आपको पता होता है। वैसे ही अकाउंट को समझने के लिए सबसे पहले हम उन टर्म को जानेंगे जो उनके भीतर यूज किए जाते हैं। टर्म अभी नहीं आएंगे, अभी अगली क्लास में आएंगे। फिलहाल में आपको यही सब पढ़ना होगा, उसके ऑब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। तो दिक्कत, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंट वित्तीय होता है। जैसे कि लोगों का अपना अलग अलग मानना है, लोग अलग अलग, जैसे कुछ लोग 1 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं कि नए साल की प्रारंभ हुई। हाँ, हिंदू प्रथा में ये जो अप्रैल माह में रामनवमी आती है वो मानते हैं कि नए वर्ष की हुई। मुस्लिम वर्ग के लोगों में मुहर्रम की पता नहीं क्यों नए वर्ष का प्रारंभ है। सबका अपना अपना मानना अलग है, लेकिन सबको एक डेट मानना है और सभी मानते भी हैं। वो क्या है? 1 अप्रैल। कि किसी भी चीज की शुरुआत, हमारी फाइनेंशियल टर्म की शुरुआत कब से होती है? 1 अप्रैल से, और चलती है अगले वर्ष के कब तक? 31 मार्च तक। 31 मार्च तक। यानी फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो कब से स्टार्ट होता है? फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, और कब तक चलता है? 31 मार्च तक। अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है? 23-24। कौन सा चल रहा है अभी? 23-24 चल रहा है। यानी कि 1 अप्रैल 23 से लेके 31-24 तक, 31 मार्च 24 तक। अभी 1 अप्रैल 2024 से नया साल से स्टार्ट हो जाएगा, जिससे बोलिए क्या? 24-25 है ना। तो फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है बच्चों? 1 अप्रैल से कब तक चलता है? 31 मार्च तक। समझ में आई बात? लिख लीजिएगा। फाइनेंशियल को हिंदी में क्या बोलते हैं? वित्तीय बोलते हैं, वित्तीय, वित्तीय वर्ष। फाइनेंशियल ईयर क्या बोलेंगे? वित्तीय वर्ष। यानी कि कोई काम करा कि आप इसी फाइनेंशियल ईयर में किया है, यानी इसी वित्तीय वर्ष में आपने किया है, तो इसी वर्ष, क्योंकि जो भी होता है इसी ईयर में सारा मेंटेन हो जाता है। इस ईयर के लॉस या प्रॉफिट को हम अगले वर्ष में कैरी नहीं कर सकते हैं, ठीक है।
कर लिया आप लोग? चलिए, तो अब हम चीजों को पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे क्या क्या लिखा हुआ है। इंट्रोडक्शन, और हिंदी में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। आपको जो सही लगे आप वो पढ़िएगा। मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान। कह रहा है अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग एंड एंटरप्राइजेस बिजनेस ट्रांजेक्शन। यानी अकाउंटिंग जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका काम किसी भी चीज का वर्गीकरण करना, किसी चीज को रिकॉर्ड करना और ये रिपोर्ट करना किसी इंटरप्राइजेस को, यानी किसी बिजनेस को, बिजनेस के ट्रांजेक्शन के। समझ आ रही बात ना? कह रहा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग का एक ब्रांच, क्योंकि अकाउंटिंग भी कई टाइप की होती है, जो लोग कॉमर्स के स्टूडेंट जानते होंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, है ना? लेकिन हमें क्या पढ़ना है? हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग। हमें क्या पढ़ना है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग के भी बहुत सारे टाइप, बीकॉम वगैरह में बड़ा डिटेल में पढ़ाया जाता है आप लोग को, या 11th-12th कहा है। और ये इस पे किस पे क्या प्रिपरेशन किया जाता है इसकी मदद से? फाइनल स्टेटमेंट। फाइनल स्टेटमेंट क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सॉरी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट यह हमें बताता है कि हमारे व्यापारिक स्थिति क्या चल रही है, हमारे व्यापार में क्या चल रहा है, ये सारी चीजें अंततः हम बताते हैं लास्ट में आप लोग। पीएल अकाउंट, पीएल अकाउंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिससे पता चल पाता है कि हमारे व्यापार में लाभ हुआ है या हानि हुई है, इन सभी चीज का पता लगा। अच्छा, व्यापार में कोई एक ही चीज होना संभव है, या तो प्रॉफिट ही होगा या तो लॉस, दोनों चीजें संभव नहीं है। कहा है इट इज बेस्ड ऑन द बिजनेस ट्रांजेक्शन। और ये लाभ हानि की अगर हम बात करें तो ये सारी चीजें किस पे आधारित होती हैं? बिजनेस में जो हो रहे हैं ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन का मतलब सौदा, क्या होता है? सौदा, लेन देन करना, सौदा का। अगर सौदा कितने लोगों के बीच में होगा? मिनिमम 2 लोगों के बीच में। मैक्सिमम बहुत लोग हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम कम से कम 2 लोग होने चाहिए। अगर एक सौदा करना है तो कम से कम 2 लोग, अधिक से अधिक जितने भी हो गए, लेकिन कम से कम 2 लोग चाहिए। कहा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग हेल्प्स इज द डिटरमाइनिंग द रिजल्ट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या मदद करता है? डिटरमाइनिंग रिजल्ट, यानी रिजल्ट को डिटरमाइन करने के लिए। डिटरमाइन का मतलब निर्धारित करना, घोषित करना रिजल्ट, कि प्रॉफिट हुआ है और लॉस हुआ है। डिटरमाइनिंग का मतलब क्या होता है? निर्धारण करना। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आल्सो हेल्प, यानी ये और भी मदद करता है क्या? टू डिफाइन द फाइनेंशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ पीरियड, यानी जब समय अवधि समाप्त होती है। यहाँ पीरियड का मतलब किससे है? मंथ से ही रीड कर रहा है, नहीं कहते लॉन्ग पीरियड, एगो बहुत लंबे समय की बात है। तो यहाँ एक टाइमिंग से ही रीड कर रहा है। कह रहा है कि जब आपका पीरियड, यानी कि ये जो फाइनेंशियल ईयर का जो समय अवधि चलता है वो चल रहा होता है, वो जब समाप्त होता है तो उसको डिफाइन करने के लिए भी मदद करता है ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग। समझ रहे हैं ना? वही हिंदी में लिखा हुआ है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, पढ़ लीजिएगा आप। अगला दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बताओ सिद्धार्थ, ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है? तो अभी मैंने कहा हर शब्दों का अलग अलग मतलब है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग यूज करते हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होगा? ऑब्जेक्टिव का मतलब बताओ। उद्देश्य होता है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, तो हाँ ऑब्जेक्टिव का मतलब बहुविकल्पी हो गया। लेकिन यहाँ ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। उसका उद्देश्य क्या है, एम क्या है, उनके बारे में कहा है। किसी भी अकाउंटिंग पीरियड में होने वाले प्रॉफिट या लॉस को निर्धारित करता है कौन? फाइनेंशियल अकाउंट। ये उसके उद्देश्य है।
और क्या करता है, अकाउंटिंग पीरियड मतलब समझ रहे हैं ना, वही फाइनेंशियल ईयर वाली बात की है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, यानी उसी अकाउंटिंग पीरियड के समाप्त होने पर बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाना, कि तो साल भर में ही पता चल जाता है, लगभग अनुमान हो जाता है ना कि हमारी व्यापार में स्थिति क्या चल रही है ना। वही बोला है कि अकाउंटिंग पीरियड के समाप्त होने पर, जो फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, वो समाप्त होने पे क्या होता है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का भी पता लगाना होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम। जैसे मान लो इस साल अगर हमें लॉस हुआ, तो लॉस रिकवर करेंगे वो अलग बात है, लेकिन उस लॉस को आप अगले वर्ष में कैरी नहीं कर पाएंगे। मतलब ये लड़का था, पढ़ रहा था यहाँ पे, पढ़ाई छोड़ दिया, फीस लेके भाग गया, इस महीने में हम उसका क्लोज कर देंगे, हम दिखा देंगे कि हमारा 1500 का लॉस हो गया, 2000 का लॉस हो गया। अब अगले वर्ष आ जाए नहीं आए वो बात की बात है, लेकिन हमने क्या दिखा दिया, लॉस है। अब इस चीज को हम आगे कैरी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, दो शब्द यहाँ बहुत यूज होते हैं अकाउंटिंग में, एक ओपनिंग स्टॉक, क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक, और एक होता है क्लोजिंग स्टॉक। क्या होता है, क्लोजिंग। क्लोजिंग की स्पेलिंग जानते हैं आप लोग, बस स्टॉक लिख दे रहे हैं, स्टॉक। ये दो होते हैं। सबसे पहले जाने स्टॉक का मतलब क्या होता है। स्टॉक का मतलब होता है रहतिया। क्या होता है, रहतिया। रहतिया मतलब किसी भी चीज का व्यापार करते हैं, अगर वो गोडाउन में बेचने के उद्देश्य से पड़ी हुई है तो क्या कहलाते हैं, स्टॉक। अच्छा, बेचने के उद्देश्य से सोचेंगे सर काहे हम उस तरह खरीदेंगे तो स्टॉक नहीं कहलाएगा। बेचने का उद्देश्य इसलिए कहा गया कि अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आप कोई चीज खरीदेंगे तो बेचने के लिए ही खरीदेंगे, घर में यूज करने के लिए नहीं खरीदेंगे। इसीलिए कोई भी बात में ये लाइन जरूर चिपका दी जाती है कि बेचने से किया गया, बेचने के उद्देश्य से। समझ रहे बात को। तो ओपनिंग स्टॉक का मतलब, जैसे मान लो हमने 5 ट्रैक्टर का ही, मान लो मेरी दुकान है, हमने 5 ट्रैक्टर लेके बिजनेस स्टार्ट किया इस फाइनेंशियल ईयर में 23-24 में, और 31 मार्च तक, इस 31 मार्च 2024 तक हम सिर्फ 3 ही ट्रैक्टर बेच पाए, 2 ट्रैक्टर नहीं बेच पाए। तो ये 2 ट्रैक्टर क्या बन जाएंगे, हमारे क्लोजिंग स्टॉक बन जाएंगे। यानी जब मंथ की क्लोजिंग हुई, इस फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग हुई, तो क्लोजिंग में कितने ट्रैक्टर पड़े हुए थे, 2। तो अब 2 ट्रैक्टर फेंक दिया जाएगा। हाँ, इसी ट्रैक्टर को ओपनिंग स्टॉक बना, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस वाली बात नहीं आ रही है ना यहाँ पे। इसी ट्रैक्टर को अगले फाइनेंशियल ईयर में ओपनिंग स्टॉक बना के क्या कर दिया जाता है, रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। हाँ, ये हो सकता है कि 3 ट्रैक्टर और मंगा ले, और 2 ये हो गया, फिर मिलके 5 हो गए, ये हो सकता है। समझ रहे ना, ये सब बातें दिमाग में आपको रखनी ही है कैसे भी। तो दिक्कत, अब देखिए क्या कहा है, कहा है किसी भी बिजनेस के ऑनर, ऑनर का मतलब क्या होता है, मालिक। देखो क्या क्या बोला जाता है, मालिक, ऑनर बोला जाता है, प्रोप्राइटर भी बोला जाता है। प्रोप्राइटर, कई सारी चीजें बोली जाती है, ऑनर, प्रोप्राइटर। तो ऑनर का मतलब वही मालिक, या स्वामी कह सकते हैं, स्वामी। स्वामी का मतलब बिजनेस का मालिक। पहले की महिलाएं अपने हस्बैंड को स्वामी करके ही बुलाती थी, नाम लेके नहीं बुलाती थी। अपने अलग अलग नाम रख देना आप लोग, पहले नाम नहीं लिखा जाता, पहले स्वामी कहा जाता था। और पुरुष भी महिलाओं की इज्जत देते थे, वो किस नाम से बुलाते थे महिलाओं को, देवी। वो देवी कहते थे, वो स्वामी कहते थे। ठीक है, चलिए। तो कहा है किसी भी बिजनेस के ऑनर यानी मालिक, इन्वेस्टर यानी जो पैसा लगाते हैं, या एम्प्लॉय या गवर्नमेंट जो भी है, इंटरेस्टेड पार्टी है जो भी है, जो इसमें रुचि ले रही हैं, कि जरूरत के अनुसार फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी तैयार करना इस फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम होता है। क्योंकि इंफॉर्मेशन रहती है, अच्छा बता, आपने पिक्चर देखा होगा अक्सर कि फलाने की फाइल पकड़ा गई है, सारा काला चिट्ठा मिल गया है। काला चिट्ठा तक क्यों फाइल बना के रखे थे, क्योंकि हर चीज का एक प्रिपरेशन करना पड़ता है, फाइनेंशियल अकाउंट तैयार करना होता है। तभी तो होता है, लाल वाली फाइल थी उसी में सारा काला चिट्ठा था, पिक्चर देखे होंगे आप लोग। तो ये सब क्या है, यही है कि जो कि वो गलत काम किए हैं फिर भी फाइल तैयार किए हैं, क्यों, क्योंकि करना है, ऐसी चीज ही है वो। समझ रहे ना, ये सारी फाइनेंशियल चीजें मेंटेन करनी पड़ती है, भले से वो निगेटिव वे में। ब्लैक मनी का मतलब, एक दिन मैंने कहा था, ब्लैक मनी का मतलब ऐसा नहीं है कि जो चोरी या मर्डर पैसे लाए हैं वही ब्लैक मनी, नहीं, आपके अपने पैसे भी जो गवर्नमेंट के नजरों से बचे हुए हैं, दूर हैं, या आप जेब में पड़े हुए हैं, सब ब्लैक मनी ही है। जो पैसे व्हाइट मनी सिर्फ वही है जो आपके अकाउंट्स में है, जिसपे गवर्नमेंट के सरसरी निगाह है, वो पैसे व्हाइट मनी कहलाते हैं। लोग करते क्या है, यहाँ से पैसे चुरा चुरा के, जो भी है चोरी चमारी करके जो भी है लेके वहां से जाके फॉरेन से
ट्रांसफर करके अकाउंट में लाते हैं, अकाउंट में आते ही वो पैसा व्हाइट मनी में कन्वर्ट हो जाता है। समझ रहे हैं ना बात को? तो ब्लैक मनी का मतलब कहीं भी ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल चोरी की पैसे, या जो भी इनकम टैक्स की रेट वगैरह पड़ती है या सीबीआई की जो भी है, तो उसमें चेक किया जाता है कि अगर आपके पास ज्वेलरी है ढेर सारे, तो आप सोर्स ऑफ इनकम दिखा दीजिए कहाँ से आए, या उसका प्रॉपर बिल दिखा दीजिए कहाँ से आए। क्योंकि लोग खरीद के बिल उल जान के फाड़ देते, जला देते, कुछ नौटंकी करने के, समझ रहे ना? तो रखना चाहिए, करना चाहिए, समझ रहे ना? अगर नहीं देंगे तो फिर वही है, फिर आप उन पे कार्रवाई की जाएगी प्रॉपर तरीके से। समझ रहे ना बात को? ये सारी चीजें होती है। अब हम पढ़ेंगे इसके एडवांटेज। एडवांटेज का मतलब क्या होता है बच्चों? एडवांटेज का मतलब क्या होता है? गुण, उनके गुण फायदे, है ना, लाभ। तो बहुत सारे हो सकते हैं, एडवांटेज बोल सकते हैं, ट्रेड बोल सकते हैं, क्वालिटी बोल सकते हैं, एकोमोडेशन बोल सकते हैं, एट्रीब्यूट बोल सकते हैं, बहुत सारे हैं। सबका मतलब एडवांटेज ही है ना, कैरेक्टर बोल सकते हैं। तो एडवांटेज क्या है अकाउंटिंग की, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, चलिए उसको भी देख लेते हैं। कहा है एडवांटेज में क्या क्या है, वही बात बार बार रिपीट करेगा। कहा है रिकॉर्ड करना बिजनेस के ट्रांजेक्शन को, जो आपके व्यापार में जो ट्रांजेक्शन हो रहे, जो सौदे हो रहे हैं, उनको रिकॉर्ड करना काम होता है किसका? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। और क्या करता है? डिटर्मिनेशन करता है, यानी निर्धारण करता है क्या, कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। कौन करता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और क्या करता है? डिटर्मिनेशन ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस का भी निर्धारण करने का काम यही करता है। कौन? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और क्या करता है? ट्रैक द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस, यानी आपकी व्यापार की स्थिति जो है, व्यापारिक स्थिति जो है वो कैसी चल रही है, उसको भी ट्रैक करने का काम कौन कर रहा है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर रहा है। क्योंकि ये लेखा जोखा करना अगर रहता है, अकाउंटिंग का मतलब ये है ना, लेखा जोखा करना। अगर ये करता है तभी पता चल पाता है कि एग्जैक्ट में क्या सीन चल रहा है। आप बहुत सारे पैसे रखे, उसी में से किसी को दे रहे ले रहे हैं, कुछ हिसाब किताब नहीं है, उसका प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं आ पाएगा, है ना। लेकिन वही अगर सब चीज नोट किया जाए, तो चूंकि पहले लोग क्या करते थे, कॉपियों में यूज करते थे, क्या बोलते थे उसे? खाता बही। उसकी कॉपी को क्या बोला जाता था जिसमें लिखा जाता था? खाता बही। उसी में सारी हिस्ट्री होती थी, है ना। कहा है कंप्लायंसेस विथ लीगल रिक्वायरमेंट, और जो भी आपकी एग्जिस्टेंस से मौजूदगी है वो एक लीगली, कानूनी रूप से होनी चाहिए। अच्छा, कानूनी रूप से क्यों होनी चाहिए? जैसे कहा है कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, यानी डॉक्यूमेंट होने चाहिए आपके पास, किस रूप में? गवाह के रूप में। ताकि कभी कभी अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है, तो ऐसे सिचुएशन में हम अपने डॉक्यूमेंट को कोर्ट के सामने पेश कर पाए कि हम लीगली बहुत सही हैं, और आप हर एक नियम कानून को जो भी अधीन ही कोई काम किए हैं। ये सब चीजें बहुत जरूरी है। मतलब हम कंपनी खोले, कोई क्या, उनका कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं, कोई भी हड़प लेगा, कोई भी कुछ कर लेगा। समझ रहे ना बात को ना? इसीलिए बोला है कंप्लेंसेस होने चाहिए एक लीगल रिक्वायरमेंट के द्वारा। और क्या बोला है? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, यानी कि आपको डॉक्यूमेंट, दस्तावेज भी रखने होंगे, किस रूप में? गवाह के रूप में। क्योंकि मैं बोल दे रहा हूँ जाओ तुम्हारा ये हो गया, ऐसा हो गया, वो चीजें आप, मैं झूठ भी बोल सकता हूँ कल, नहीं मैं नहीं बोला था, लेकिन अगर वही मैं लिखित दिया हूँ, रिटन वर्क दिया हूँ, तो ये रिटन वर्क तुम्हारा एक एविडेंस का काम करेगा। एविडेंस का मतलब गवाही का, गवाह का काम करेगा, जिसे कहीं पे भी आप कोर्ट ऑफ लॉ में कहीं पे भी क्या कर सकते हैं? एज अ प्रूफ प्रेजेंट कर सकते हैं, और उस पर प्रॉपर एक्शन भी लिया जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब अकाउंटिंग के कुछ फेज दिए हैं जो हमें जानने हैं और अब धीरे धीरे पढ़ने हैं। सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन को समझेंगे। कहा है अंडरस्टैंडिंग द ट्रांजैक्शन, यानी सौदों को समझना। और मैं अभी जस्ट पहले पूछा ही हूँ, सौदा कितने लोगों के बीच में होता है? मिनिमम, मिनिमम दो लोगों के बीच में। मैक्सिमम की बात नहीं करेंगे, लेकिन मिनिमम कितना होगा? दो। उसके बाद बोला है कि जब ट्रांजेक्शन को आप समझ लेते हैं, तो उसके बाद आपको जर्नल एंट्री करनी होती है। क्या करनी होती है? जर्नल। जर्नल का मतलब वो GERAL वाला नहीं है, उस जर्नल का मतलब सामान्य होता है। ये जर्नल GO से है। तो ये याद रखिए, इसमें अकाउंटिंग में जब भी मैं जर्नल वर्ड का इस्तेमाल करूंगा, एक बार पूछ जरूर लीजिएगा कौन सा जर्नल सर, क्योंकि यहाँ जर्नल ज्यादातर यही वाला यूज होता है, जे वाला। और इस जर्नल का मतलब होता है बच्चों रोजनामचा। इस जर्नल का मतलब क्या होता है? रोजनामचा, जिसपे रोजाना चीजों को नामांकित करें, उसे हम बोलते हैं रोजनामचा। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जर्नल एंट्री। क्या बोलते हैं? जर्नल। वो दिक्कत है, यानी कि सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन को समझेंगे और उनकी जर्नल एंट्री करेंगे। अच्छा, जर्नल एंट्री भी दो टाइप की होती है, आगे पढ़ाएंगे। पहली होती है सिंपल जर्नल एंट्री और दूसरी होती है कंपाउंड जर्नल एंट्री।
सिंपल में क्या होता है, सिर्फ दो ही खाते अफेक्ट करते हैं, एक प्लस तो एक माइनस, मतलब एक क्रेडिट एक डेबिट। लेकिन कंपाउंड में मल्टी मल्टी अकाउंट आ जाते हैं, इसीलिए इसको कंपाउंड बोला गया है। तो सब आगे आगे पढ़ेंगे, पहले पहले कॉमन चीज समझते हैं, फिर आप क्या करेंगे, लेजर की पोस्टिंग करेंगे। लेजर की पोस्टिंग का मतलब समझिएगा, हर चीज को अलग अलग, जैसे आप बैंक की पासबुक देखते हैं, क्रेडिट का बैलेंस क्रेडिट साइड में, डेबिट का बैलेंस डेबिट साइड में दिखता है, नहीं दिखता है। ये होता है लेजर की पोस्टिंग। या आपके पैसे जब जमा करते हैं बैंक में, तो आपकी बातें होती है, किसी गांव के भी डाल दिया जाता है 5 मिनट के लिए। ऐसा होता है क्या, 5 मिनट उसका स्टेटमेंट अभी तुम्हारे में छाप दे रहा है, ऐसा है, पासबुक लाओ, नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तरीका है लेजर की पोस्टिंग करने का, कि कैश है तो कैश का सारा लेजर एक साइड में हो, रमेश का है तो रमेश का एक साइड में हो, बैंक का है तो बैंक का एक साइड में हो, सबकी लेजर की पोस्टिंग करनी होती है। हर एक नाम से खाता बनता है, और सबके अकाउंट्स जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उनमें ट्रांसफर करके उन्हें प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया जाता है। क्योंकि अकाउंटिंग में अगर आप काम कर रहे हैं तो वहां पैसे का भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए, पैसे का, रुपया का नहीं, पैसे का भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए। इस चीजों को ध्यान में रख के ही काम करना होगा। उसके बाद क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस को हिंदी में बोलते हैं तलपट। क्या बोलते हैं? तलपट बोलते हैं। और ट्रायल बैलेंस ये निर्धारित करता है कि दो सब पक्ष होते हैं उसके, डेबिट साइड क्रेडिट साइड का, और बैलेंस पार्टिकुलर में लिखे जाते हैं, और जो अमाउंट डेबिट साइड में होते हैं और डेबिट साइड में जो क्रेडिट होता है क्रेडिट साइड में लिखे उन्हें टोटल सम किया जाता है। ठीक है, इनके बैलेंस इक्वल आएंगे। उसके बाद ट्रायल बैलेंस के बाद लास्ट में बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिससे यह निर्धारित हो पाता है कि हमारे व्यापार में व्यापारिक स्थिति कैसे चल रही है, और हमारे व्यापार में लाभ हुआ है कि हानि हुई है। दोनों में से कोई एक ही चीज होना संभव है, ये बात कई बार कह चुका हूँ, दिमाग में आप रखिए। और लास्ट में बनाते हैं बच्चों बैलेंस शीट, जिसे हिंदी में बोलते हैं आर्थिक चिट्ठा। लिख लीजिएगा, बैलेंस शीट को हिंदी में बोलते हैं आर्थिक चिट्ठा। कोई दिक्कत? चलिए, तो बाकी यहाँ तक आपको देखना पड़ेगा, बाकी नोट सब दिलवाऊंगा मैं आपको कल परसों में। ठीक है, मंडे तक मिल जाए आपको। अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे क्या, अकाउंटिंग, यानी अकाउंट क्या है, बिजनेस क्या है, प्रोप्राइटर क्या है, अकाउंटिंग पीरियड क्या है, चार्ट्स ऑफ अकाउंट क्या है, इक्विटी क्या है। ऐसे एक एक शब्द को हम डेराइव करेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे, ताकि अकाउंट के भीतर आने वाले शब्दों से हम ट्रांजेक्शन में कोई दिक्कत ना हो, प्रॉपर तरीके से हम ट्रांजेक्शन को पढ़ें और उसका आंसर दे पाए। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? जो सब पढ़ाएगा समझ में, एडवांटेज आया समझ में, रोल समझ में आया उसका? ठीक, थैंक यू क्लास।